नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार विदेशों से आए हुए वकील भी अब आर्यन खान को जमानत दिलाने में नाकाम रहे और कम से कम एक रात तो आर्यन खान को जेल में रहना ही पड़ेगा। आपको बताएं, विदेश से मुकुल रोहतगी को बुलाया गया था, जो कि अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और उनको बुलाने का मकसद केवल यही था कि शायद वो सोचते होंगे कि इनके आने से और वकीलों की एक फ़ौज खड़ी करने से कोर्ट के ऊपर कुछ प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब जो थे कोर्ट के, उन्होंने ये शुरुआत में ही बता दिया कि वो किसी भी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। और उन्होंने सबसे पहले कोर्ट की सुनवाई के पहले पुलिस को आदेश देते हुए ये कहा कि ये न्यायालय के परिसर में जो भीड़ है इसको बाहर किया जाए, यहाँ ये सुनवाई हो रही है, ना कि यहाँ कोई तमाशा हो रहा है। और सख्त लहजे के कारण उस कमरे को खाली कराया गया। जो वकीलों की फ़ौज एक शाहरुख खान की तरफ से खड़ी की गई थी, उसमें केवल उन वकीलों को परमिशन दी गई जिनका वहाँ पर पहले से इस सुनवाई के लिए रजिस्टर किया गया था। अब आपको बताएं, दलीलें हुई। उस दलील में जो मुकुल थे, मुकुल रोहतगी, वो सारा का सारा दरमोदार इस व्हाट्सएप चैट पर कर रहे थे। और उन्होंने बहुत दलील देने के लिए ये भी कहा कि व्हाट्सएप चैट तो बहुत पुरानी है और वो जो है उससे कहाँ सिद्ध होता है कि आर्यन खान ड्रग लेता था। और पुरानी चैट को लाया जा रहा है, जबकि जो चीज़ें हलफनामे में कही गई हैं उसमें मोबाइल का तो जिक्र ही नहीं है। माने कई वकीलों की दलीलों के बावजूद ये वो सिद्ध करने में नाकाम रहे कि आर्यन खान निर्दोष है। हालांकि आपको बताएं, अभी फैसला हुआ नहीं है, सुनवाई पूरी हुई नहीं है और अगले दिन के लिए, कल के लिए उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह की दलीलें आर्यन खान के वकीलों की तरफ से रखी जा रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक शाहरुख खान अपने वकीलों को बदल रहे हैं। पहला शुरुआत में कोई और था, फिर दूसरा एक और आया जिसने सलमान खान का केस लड़ा था, और अब तीसरे विदेश रिटर्न हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि इससे ये पता लग रहा है कि शाहरुख खान पूरी तरह बौखलाए हुए हैं और उनके अपने वकीलों पे ही पूरा उनको यकीन नहीं है। और इसके बाद एक वकील बुलाए जा रहे हैं। और वहीं आपको बताएं कि जब ये जो मुकुल रोहतगी हैं ये सुनवाई कर रहे थे, ये अकेले नहीं थे, इनके चारों तरफ भी एक घेरा था, यानी एक बड़ी भारी भरकम फौज शाहरुख खान ने खड़ी की थी। लेकिन वो सारी दलीलें काम आएंगी कि नहीं, ये अभी पता लगेगा। बहरहाल इतना तय है कि एक रात तो कम से कम और आर्यन खान को जेल में रहना पड़ेगा। और आपको बताएं, जो कानून के जानकार हैं और जो एनसीबी की तरफ से वकालत कर रहे हैं, वो उन लोगों ने अपनी दलील रखी है और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आर्यन खान ने ये स्वीकार किया है कि मैं ड्रग लेता था, प्रतिबंधित ड्रग वो लेता था, और एक नई चैट का हवाला दिया गया है। नई चैट अभी सामने आई है क्योंकि इस तरह की एनसीबी को पहले से उम्मीद होगी कि आर्यन खान के वकील इस दलील को रखेंगे कि वो जो चैट कोर्ट में रखी गई है एनसीबी की तरफ से, वो 2 साल पुरानी है। उस पुरानी चैट से आज की क्रूज पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और इसलिए आर्यन खान को छोड़ा जाए, क्योंकि मुद्दा तो क्रूज पार्टी की मामले का है और इसलिए वो दलील दे सकते थे। ये मैं यहाँ पर आपको ये नोट कराना चाहूँगा कि आप देखिए कि किस तरह से एनसीबी इस केस को पुटअप कर रही है और एनसीबी की तरफ से जो वकील हैं एएसजी, वो कितने काबिल वकील हैं कि उन्होंने जैसे ही ये कोर्ट की सुनवाई हुई है उसमें तुरंत एक नई चैट का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जो अनन्या पांडे है और आर्यन खान, उनके बीच में एक नई चैट सामने आई है जिसके अंदर प्रतिबंधित ड्रग लेने का सामना है। उसमें गांजा लिया गया है और प्रतिबंधित जो ड्रग है उसके सेवन की बात आपस में चल रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने सारी अपनी जो दलील है वो चैट और पुरानी चैट करके रखी है, तो अब नई चैट भी सामने आ चुकी है एनसीबी की तरफ से। तो आर्यन खान को इससे राहत मिलती है कि नहीं। तो यहाँ आपको एक और बात बताएं कि जो एनसीबी की तरफ से वकील प्रस्तुत हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा केस इतना पुख्ता है और हमारी कोशिश केवल ये है कि जो कानून है, एनसीबी का जो धाराएं हैं, उसके तहत हम कोई भी हो उसको शकल नहीं देख रहे हैं कि वो खान का बेटा है कि किसका बेटा है। हमारा मतलब है कि जो भी और लोग पकड़े गए हैं और जो पकड़े जाते हैं, प्रतिबंधित ड्रग लेने में कम से कम 1 साल की सजा है। तो 1 साल की सजा तो निश्चित रूप से आर्यन खान को भुगतनी ही पड़ेगी
और यहाँ आगे एक और बात है कि चैट में जो पुरानी चैट का हवाला दिया जा रहा है, जिसको बार बार आर्यन खान के वकील ये कह रहे थे कि वो तो चैट पुरानी है, उसमें चैट में लेने, लेकिन उस पुरानी वाली चैट में ड्रग को बेचकर पैसे लेने देने की बात आर्यन खान कर रहा है। उसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि आर्यन खान ड्रग को किसी पेडलर से मंगाता था और किसी को देता था, जिसमें अनन्या पांडे एक नाम सामने है सबूत के तौर पर। और इसीलिए अनन्या से जो बातचीत अभी तक एनसीबी की हुई है वो लिखित में कोर्ट के अंदर प्रस्तुत की है, जो ये सिद्ध करती है कि आर्यन खान ड्रग को पेडलर से खरीद कर लेता था, देता था, पैसे का लेन देन भी सामने आया है। तो अनन्या पांडे से भी पूछताछ हो रही है। इसमें अनन्या पांडे भी जेल उसको हो सकती है, जिस तरह का उसने स्वीकृति करी थी कि एक बड़े किसी एक्टर का नौकर है जिससे वो ड्रग लेती थी और उसके बारे में उसको जानकारी है। तो एक समझ लीजिए कि जो पूरा का पूरा केस है ये दो तरह से है कि एक तो आर्यन खान निश्चित रूप से ड्रग लेता था, उसके सबूत हैं, उसकी चैट है। नंबर दो, ड्रग को खरीदना और बेचना और उसका जो पैसे का लेन देन है वो भी एनसीबी ने पुट किया है। तो यानी कि एक बड़ा अपराध है और उस अपराध में तो 10 से 20 साल की सजा है। तो ये सारा का सारा मामला आप देखेंगे कि इस बीच में एक नाटकीय ढंग से जो इस सारे केस को देख रहे हैं समीर वानखेड़े, उनको इस केस से अलग करने के लिए एक षड्यंत्र किया गया। और अलग करने के लिए षड्यंत्र के तौर पर एक बंदा सामने आता है, गवाह जो था इस केस में, और वो कहता है कि साहब मेरे सामने 25 करोड़ की एक डील हुई है जिसमें 18 करोड़ देने की बात सामने हुई, 8 करोड़ इसमें समीर वानखेड़े साहब के लिए तय हुए। और इस तरह का आरोप लगाया गया और उस आरोप के बाद ये माना जा रहा था कि अब जो नवाब मलिक जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से आर्यन खान के वकील आर्ग्यू कर रहे हैं, वो ज़रूर इस बात को कोर्ट में रखेंगे कि साहब समीर वानखेड़े के ऊपर तो रिश्वत लेने का एक आरोप लगा है और जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाता कि ये निर्दोष हैं समीर वानखेड़े, तब तक इनको इस केस से अलग किया जाए। तैयारी इनकी इस तरह थी। लेकिन इसी बीच 24 घंटे के अंदर वो जिसने आरोप लगाए थे कि मेरे सामने डील हुई 25 करोड़ की, इसमें आपको बताएं वो पलट गया और उसने कहा कि ये जो मैंने आरोप लगाए थे समीर वानखेड़े और सैम पर पैसे लेने का लेन देन जो मैंने कहा था, वो तो दबाव में कहा था, मेरी जान को खतरा है, नवाब मलिक की तरफ से मुझे धमकाया जा रहा था और मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि झूठ बोलो। आपको बताएं ये नाटकीय तौर से 24 घंटे में क्या बदलाव आया और क्यों आया, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए आया कि यदि मान लीजिए इसकी जांच होती, जैसा कि अब होगी, समीर वानखेड़े ने बाकायदा इसका एफिडेविट एनसीबी में जमा किया है और एनसीबी के अधिकारियों ने दिल्ली में ये तय किया है कि अब इस मामले की जांच इस एंगल से भी होगी कि नवाब मलिक जो प्रेशराइज कर रहे हैं हमारे अधिकारी को, अर्गनल आरोप लगा रहे हैं, फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, उसका उनका क्या मकसद है, किन लोगों के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, उनके पास यदि कोई इस तरह के एविडेंस हैं तो वो एविडेंस एनसीबी को दें। इस मामले में नवाब मलिक को भी जांच के लिए बुलाया जाएगा। एनसीबी के अधिकारियों ने दिल्ली में हेडक्वार्टर में ये तय किया। दूसरी तरफ ये जो रिश्वत वाला मामला है, एक बार कहा कि दी गई है, एक बार कहा कि नहीं दी गई है। अब इसमें सच्चाई क्या है इसकी भी एनसीबी पता लगाएगी कि मामला क्या है। लेकिन आपको बताएं, जैसे ही कुछ टीवी चैनल पर और न्यूज़ चैनल पर, आपके चैनल पर भी ये चीज़ें चली थी कि यदि ये आरोप सही है कि 25 करोड़ में कोई डील हुई जो 18 में फाइनल हुई, इसका मतलब ये हुआ कि शाहरुख खान ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी मैनेजर के जरिए रिश्वत दी। और अगर ये सिद्ध होता है कि रिश्वत दी तो लेने वाला तो समीर वानखेड़े नहीं है। केपी गोस्वामी का जो वो बॉडीगार्ड था, उसने भी ये नहीं कहा कि मैंने समीर वानखेड़े को पैसे लेते देखा, उसने केपी गोस्वामी को कहा कि मैंने लेते देखा। यानी बात साफ है कि समीर वानखेड़े इस रिश्वत कांड में कभी भी नहीं फंसते, चाहे ये फर्जी है या असली, ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें फंसता तो कौन? तो शाहरुख खान, क्योंकि रिश्वत देना अपने आप में एक जुर्म है। और जैसे ही ये चीज़ें आगे आई कि इस केस में अब एनसीबी जांच करेगी रिश्वत की, तो शाहरुख खान को शायद समझ में आ गया होगा कि तू फंसेगा और इसलिए अपने आकाओं को कहा होगा भाई तुम मेरी जान को और बवाल ना करो, क्योंकि निश्चित रूप से इस केस में शाहरुख खान को जेल हो सकती थी कि अगर 25 करोड़ में कोई डील कर रहे हो या 18 करोड़ या 5 करोड़ 8 करोड़ जो भी हैं, अगर आप कैश इधर से उधर ले जाते हो तो वो छोटी रकम नहीं है, उसके प्रूफ जरूर मिल जाते। इसीलिए इस मामले में एक ट्विस्ट आ गया और जो अभी तक देने की बात कर रहा था वो मना करने लगा। बहरहाल
अब इस मुद्दे की भी जांच होगी कि ये आरोप क्यों लगाए गए तो वापस क्यों लिए गए, और इस सारे मामले में नवाब मलिक का क्या रोल है। और आपको बताएं, इसीलिए नवाब मलिक पर जब ये शिकंजा कसता दिख रहा है, अब ये दिख रहा है कि एनसीबी में दिल्ली में हेडक्वार्टर में बैठकर शायद ये तय हो चुका है कि इस मामले में अब नवाब मलिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे में आप देखिए कि कोर्ट के अंदर जो आर्यन के वकील हैं वो भी इस मुद्दे से मुकर गए और उन्होंने ये तक कहा जज साहब के सामने कि नवाब मलिक से हमारे मुवक्किल का हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अलग मैटर है, वो क्या सवाल उठा रहे हैं उनसे हमारा कोई लिंक नहीं है। यानी एक तरह से आर्यन खान के वकील ने नवाब मलिक के बयानबाजी से और उनके लगाए आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। एक तरह से ये बताऊं कि मैं उसको ये कहूँगा कि एनसीबी जो वानखेड़े के साथ खड़ी है, समीर वानखेड़े के साथ जो खड़ी है, अभी तक जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो इस तरह के हैं कि एनसीबी विभाग समीर वानखेड़े के साथ खड़ा है, क्योंकि वो समीर वानखेड़े को आज से नहीं 2008 से अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं। और आपको बताएं, ये हाई प्रोफाइल मामला है, तो पहले ही दिन से पूरे केस की एक एक अधिकारी की निगरानी की जा रही थी और इसलिए वो सब अधिकारी इस मामले में संतुष्ट दिख रहे हैं समीर वानखेड़े की तरफ से। तो मामले में फंसते हुए अभी दिख रहे हैं आर्यन खान, शाहरुख खान और नवाब मलिक भी अब लपेटे में आने वाले हैं। वंदे मातरम।